हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑप्शनल आइस में स्वागत है। मेरा नाम गौरव है। और दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आप सबको पता होगा कि 13 दिसंबर को बीपीएससी का 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम्स होने जा रहा है। और इसी क्रम में हम एक सीरीज़ चला रहे हैं अपने चैनल पे, तो जिसमें मैंने ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स को कवर किया था। ज्योग्राफी जिसमें हम इन्वायरमेंट को भी कवर कर चुके हैं और मिनरल्स को भी कवर कर चुके हैं। तो इसी क्रम में हम जो नेक्स्ट सेक्शन अपना करने जा रहे हैं, उसमें हमारा PYQ एनालिसिस होगा हिस्ट्री का। हम इसमें कंप्लीट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। और देखो, हम हिस्ट्री को डिस्कस करते वक्त ऐसा नहीं कि हम उसको चैप्टर डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्योंकि इतना हमारे पास वक्त रह नहीं गया है। करीबन हमारे पास हार्डली 30 से 40 दिनों का समय बचा है। और इससे 30 से 40 दिनों में अगर हम चैप्टर पढ़ने जाएँ तो शायद हम वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि हम सबको पता है कि यूपीएससी या बीपीएससी इस तरह की एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, तो हमें पता है कि हम PYQ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली PYQ के अंदर ही किसी पार्ट से आते हैं। और अगर बात करें बीपीएससी का, तो बीपीएससी में आपने देखा होगा कि मोस्टली बीपीएससी में तो वैसे क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटेटिव होते हैं। अगर आप किसी भी ईयर की बीपीएससी के क्वेश्चंस उठाओ लास्ट 5-10 साल पहले का, तो आपको दिखेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि गांधी जी पे क्वेश्चंस आता है कि गांधी जी को चंपारण में किसने इनवाइट किया था, या गांधी जी की जान किसने बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो एक बतख मियाँ का कहानी है, और एक जो राजकुमार शुक्ला है जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर मगधा के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर एंसेंट और मिडाइवल टाइम में जाएंगे तो कि मगधा की राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुई थी, तो कभी राजगीर है, कभी पटना है। सिर्फ चेंज होता है टाइम पीरियड और रूलर्स का नाम, कि हाँ, मौर्य साम्राज्य के टाइम में, चंद्रगुप्ता के टाइम में, बाकी किसी भी रूलर्स के टाइम में किस तरह से राजधानी को शिफ्ट किया गया था, पाटलिपुत्रा का नाम किसने रखा था। तो इस तरह से अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, तो हिस्ट्री में कम्प्लीटली क्वेश्चंस अगर आप 10 से 15 साल का अपने डेप्थ में किया हो, तो आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके बीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि करीबन एवरेज अगर आप लेके चले तो 30 से 35 क्वेश्चन जो होता है वो हिस्ट्री से आता ही आता है। अगर आप बिहार स्पेसिफिक मिला दे तो करीबन 30 से 40 का जो एवरेज होता है वो हिस्ट्री का होता है। तो आप सोच कर देखिए कि 150 क्वेश्चन का पेपर और 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, और वो भी ईजी लेवल जो होता है उसका ईजी टू मॉडरेट होता है, यानी बहुत डिफिकल्टीज लेवल पे नहीं होता है। तो अगर आपने PYQ के थ्रू अगर आपने सारे लेक्चर्स किए होंगे या आपने PYQ को डेप्थ एनालिसिस किया होगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इसी क्रम में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम हिस्ट्री डिस्कस करें, और डिस्कस को हम PYQ के दौरान थ्रू करें। क्योंकि जब हम PYQ से हिस्ट्री डिस्कस करेंगे ना, तो क्या होगा, चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगी, साथ ही साथ PYQ में जो क्वेश्चंस आए उससे भी हम एक एनालिसिस करके उससे एक आइडिया निकाल सकते हैं। साथ ही साथ PYQ में जो आपके आंसर्स होंगे, मैं उस एक आंसर्स को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो इससे हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना 69th BPSC का एनालिसिस देखते हैं, और फिर हम 70th BPSC के पर्पज़ से चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चंस देखेंगे आर्ट एंड कल्चर्स को मिलाकर, तो लास्ट ईयर जो है 28 क्वेश्चंस आए थे, और इसका लेवल क्या था, ईजी था। और इसमें आप बिहार स्पेसिफिक से कुछ क्वेश्चंस निकालिए और फिर ऐड कर दीजिए, यानी जो कंप्लीट आपका क्वेश्चंस रहेगा ना, वो 35 का एवरेज तो लेके चलिए कि हिस्ट्री से आता है। अब आप सोच के देखो कि 35 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन, यानी 150 में से 35-40, यानी कि 30, आपका 25 to 30% का जो वेटेज होता है ना, वो सिर्फ हिस्ट्री आपको दिलवाता है बीपीएससी के एग्जाम में। फिर आप बीपीएससी के प्रीलिम्स को एनालिसिस करेंगे लास्ट ईयर का, तो 68 में देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस, 67 में 15 क्वेश्चंस, फिर 15 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस, यानी कि अगर आप देखो इसको, तो आपका जो एक एवरेज बन रहा है ना, वो 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से है। बाकी के 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका एंसेंट, मिडाइवल, आर्ट और कल्चर से होता है, यानी कि 35 के अप्रॉक्स में अगर हम वेटेज लेके चलते हैं तो सोचिए कि हिस्ट्री हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीएससी में सिलेक्शन दिलवाने में। तो हम डिस्कस करते हैं 69th बीपीएससी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें मैंने एंसेंट और मिडाइवल का पार्ट कवर किया है पहले। अब हम हिस्ट्री को 2 सेगमेंट में करेंगे, पहले हम एंसेंट और मिडाइवल का पार्ट कवर करेंगे, फिर हम मॉडर्न का पार्ट कवर करेंगे, और इसी क्रम में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू के साथ एक प्रॉपर चैप्टर रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। अब पहला क्वेश्चन था कि बिहार में सुजनी किसे कहते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप समझो ऐसे, तो सुजनी वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ सुई धागा जैसा वर्ड है, राइट। तो आप सोचो कि सुई धागा क्या हो सकता है, और
ऊपर से पूछा है इंडियन हैंडीक्राफ्ट के फॉर्म में, यानी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा है कि सूजनी क्या है बिहार में। तो देखो मैंने आपको बताया सूजनी, तो आपका कोई सुई और धागे इस तरह की चीज़ है, तो क्या है ये, इसका आंसर होगा आंसर सी। ये एक तरह का एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि हाथों से जब हम कपड़े पे कुछ कलाएँ करते हैं, यानी बुनते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जिसको कढ़ाई बोलते हैं, सिलाई बोलते हैं, तो उसको एम्ब्रॉयडरी होता है, जिसको कपड़े पे किया जाता है। तो सूजनी क्या है, एक तरह का एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। अब मैंने इसके आंसर्स भी साथ ही साथ आपको बगल में दे दिया है। जैसे देखो सूजनी हैंडीक्राफ्ट एम्ब्रॉयडरी है, और इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे एक गाँव है दूसरा गाँव, उस गाँव से इसकी ओरिजिनेशन हुई थी। साथ ही साथ आप देखोगे तो मधुबनी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी इसकी जो बनावटें हैं की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर बिहार से आप बाहर निकलिए तो भारत का एकमात्र राज्य है राजस्थान, जहाँ पे सदर्न पार्ट में इस जो सूजनी है इस कला को अभी भी किया जा रहा है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे कि स्तूपा, चैतन्य या विहार ये किस चीज़ों से रिलेटेड है, तो देखो अगेन हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है अपना, क्योंकि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जीविका सेक्ट, इस तरह के जो बड़े बड़े सेक्ट हैं उनकी जो जन्म है बिहार की भूमि से हुई है। तो आपको पता है कि ये जो वर्ड है ये पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में भी बहुत हॉट क्वेश्चन है ये स्तूपा, चैतन्य, विहारा के बारे में, ठीक है। तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है आपका सी। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। जो स्तूपा है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके सहूलियत के लिए आंसर, कि 3rd सेंचुरी में आप देखोगे, वैसे तो 5th सेंचुरी से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का पिक इंडिया में स्टार्ट हो गया हुआ था, ठीक है। तो सेंचुरी BCE मैं बोल रहा हूँ, BC नहीं समझिएगा, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो बुद्धिज़्म की जो आर्किटेक्ट है मेनली उसकी शुरुआत होती है 3री शताब्दी, 3rd सेंचुरी BCE से, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, हम बात करते हैं। इसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट को बनाया गया। इस क्रम में क्या था कि बहुत सारे जो साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बहुत सारे, जैसे मौर्य साम्राज्य में भी आप देखोगे तो अशोका ने अपने टाइम में बहुत ही बड़े बड़े स्तूपा का निर्माण करवाया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पीरियड आते हैं, चंद्रगुप्त पीरियड और इस तरह की बहुत सारे, हर्षा आता है, तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े। और फिर आप नीचे चले जाओ श्रीलंका की तरफ, तो गुप्ता टाइम में मेघवर्मन वगैरह के ने भी ऑर्डर लिया था कि ठीक है हम यहाँ पे स्तूपा वगैरह या चैतन्य बनाते हैं भारत की तरफ। तो तब तक बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फैल चुका था, और बुद्धिज़्म की जो मॉन्क होते हैं, यानी कि जो हिंदू धर्म में जिस तरह से आपको भिक्षु होते हैं या फिर जो सन्यासी लोग होते हैं, उस तरह से बुद्धिज़्म में भी मॉन्क होते हैं जो बुद्धा और धारण करते हैं, बुद्धा का प्रचार प्रसार कहीं हर जगह जा जाकर करते हैं, अपने देश में, देश से बाहर भी। तो उनके रहने के, ठहरने के बहुत सारे ऐसे जो गुफाएं होती थी उनको बनवाया गया, बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, आर्किटेक्ट बनवाया गया। तो उसी में से कुछ नाम ये है। तो स्तूपा जो है आपका, ये माउंट शेप का होता है, माउंट मतलब ऐसे गुंबद के आकार का आप देखिए तो इस तरह से होते थे, और इसमें बुद्धा के रेलिक्स को रखा जाता था। बुद्धा के रेलिक्स कहने का मतलब कि बुद्धा के बहुत सारे ऐसे तत्वों से जुड़ी चीज़ें या उनकी बची हुई चीज़ें होती थी या उनकी लेखनियाँ होती थी, उनको रखा जाता था, और साथ ही साथ यहाँ पे मेडिटेशन और प्रेयर की जाती थी। चैतन्य की बात करें, देखो चैतन्य वर्ड से आप समझ रहे होंगे चिंता, यानी कि जब मेडिटेशन सेंटर होते थे, ये बुद्धिज़्म का मेडिटेशन सेंटर था। विहारा, विश्राम करने की जगह, वर्ड से भी पता चल रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या होता था, ये विश्राम गृह था, तो जो मॉन्क गुजरा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनको विश्राम करने के लिए इस तरह के विहारा बनवाए जाते थे। मैंने इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन ये बगल में दे दिया है, आपको ये PPT डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 3 बुद्धिज़्म टाइम के मेन आर्किटेक्ट माने जाते थे। अब इसी क्रम में मैंने बाकी क्वेश्चंस को भी एनालिसिस किया है, जैसे कि इसमें आजीविका सेक्ट के बारे में है। तो आजीविका सेक्ट के बारे में मैंने लिख दिया था। देखो इंडिया में जब रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, ठीक है, तो उसी दौरान एक और सेक्ट निकल के आया था बुद्धिज़्म जैनिज़्म के अलावा, ठीक है, जो आजीविका सेक्ट था। ये एक ऐसा सेक्ट था जो इसी 5th सेंचुरी CE के दौरान में ये सेक्ट निकल के आया था, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था मखाली गोशाला, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि इस बार हो सके आजीविका सेक्ट पूछ दिया है, अगली बार इसके फाउंडर का नाम पूछ दे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजीविका सेक्ट जो थे वो नियति पे बिलीव करते थे, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ नियति। नियति मतलब क्या होता है, डेस्टिनी पे बिलीव करते थे, और ये एक ऐसा धर्म था जो किसी, जिस तरह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का अगर आप शुरुआत देखें तो ये होने का वजह भी अपने आप में इंडिया में एक पिक था, और वो पिक किसका था, ब्राह्मणिज़्म का। क्योंकि जब ब्राह्मणिज़्म जो है वो रिचुअल्स, उनकी कल्चर जब बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गई थी, यानी कि उनका जो मतलब भूमि दान में देना, साथ ही साथ सेक्रीफाइस रिचुअल करना, जीव जंतुओं की मतलब बलि देना, तो ये प्रथा जब चलने लगी थी
और जातिवाद बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो कुछ इस तरह के रिलीजस निकल के आए जो इन चीज़ों से ऊपर उठे थे। उनके लिए ह्यूमैनिटी एक हुआ करती थी और वो एक वननेस करना करते थे, प्रीच किया करते थे, ठीक है। उनके लिए इंसान एक था, वो कोई क्रिएटर गॉड पे भरोसा नहीं करते थे और उनका जो मेन काम था स्पिरिचुअलिटी को फैलाना था। तो उसी में ये दौरान में ये जो हमारा अजीब का सेक्ट है इसका भी था। नियति एंड डेस्टिनी पे भरोसा करते थे, एथिज्म थे, यानी कि कोई भी क्रिएटर गॉड को नहीं मानते थे। इसी में दो वर्ड आपको और दिख रहा होगा, वैष्णविज्म और सेवा। अब देखो वैष्णविज्म, सबसे आपको पता चल रहा होगा कि वैष्णव यानी कि जो विष्णु को पूजा करते थे, जो विष्णु को मानने वाले धर्म थे, वो बढ़ गए हिंदुइज्म से, उसका नाम वैष्णव पड़ गया, वैष्णव सेक्ट। और जो शिवा को मानने वाले थे उसका हो गया शैविज्म सेक्ट। इसके बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके अवतार माने जाते हैं, जैसे वैष्णविज्म में राम और कृष्णा, उस तरह से शैविज्म में कुछ इंपॉर्टेंट अवतार माने जाते हैं जो कि शिवा हैं, वो उनको सुप्रीम बीइंग मानते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में है कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस रूलर के दौरान हुई थी और किसने करवाया था। तो देखिए जब इसकी भी कहानी है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसकी थोड़ी सी है ना मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी की एक समय था कि बहुत मतलब बड़ा नाम था, उसमें बहुत देश दुनिया विदेशों से, तिब्बत से, आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से जब लोग आते थे वहाँ पे पढ़ाई करते थे, बुद्धिज़्म की पढ़ाई होती थी वहाँ पे, साथ ही साथ वहाँ पे उसके अलावा बहुत सारे फिलोसफी थे, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, इस तरह की स्कॉलर्स, एस्ट्रोलॉजी है, लॉजिक है, इस तरह की चीज़ों की पढ़ाई की जाती थी। थोड़ी सी उसकी जो है ना समर्थन कम होने लगे थे और थोड़ा सा उसका कहते हैं कि अपना एक जो लेगेसी होता है या दबदबा होता है तो थोड़ा सा कम होने लगा था। तो उसी दौरान में एक पाला डायनेस्टी हुई थी और उसमें एक नाम निकल के आता है धर्मपाला, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। और इसी पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर था उनका नाम था गोपाला। उन्होंने विक्रमशिला जो धर्मपाला के पिताजी थे गोपाला, जिन्होंने पाल डायनेस्टी की स्थापना की थी, उन्होंने क्या किया था, अपने टाइम में भी एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जिनका नाम था उदंतापुरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उदंतापुरी, अब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि हाँ यहाँ पे ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, उदंतापुरी यूनिवर्सिटी। तो और पाला डायनेस्टी का ड्यूरेशंस देखिए तो 783 से लेके 820 एडी तक था। इस दौरान क्या हुआ था कि जो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के यानी कि गोपाला, उन्होंने उदंतापुरी की स्थापना की। उनका जो बेटा था धर्मपाला, उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और मैंने बताया कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या उदंतापुरी यूनिवर्सिटी इस तरह की स्थापना होने के पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का अपना जो इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा सा कम होने लगा था। तो और ये पाला डायनेस्टी था, ये एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया था इन्होंने, क्योंकि इनके टाइम में दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया में खोली गई थी। फाइनली 1203 का टाइम आता है, जब 1203 में, ठीक है, बख्तियार खिलजी इनकी फोर्स आती है और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करवाई जाती थी वो बुद्धिज़्म के सेक्ट की पढ़ाई। देखो बुद्धिज़्म में भी डिफरेंट सेक्ट बढ़ गए थे समय के साथ, हालांकि जब हम बुद्धिज़्म करेंगे तो कंटिन्यू इसके बारे में हम जानेंगे। तो बुद्धिज़्म एक वज्रयान सेक्ट होती थी, उस सेक्ट की पढ़ाई होती थी इस यूनिवर्सिटी में, यानी बुद्धिज़्म के वज्रयान सेक्ट की। और इसी में लॉजिक, वेदा, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, है ना, ग्रामर, इस तरह की चीज़ों की भी सब्जेक्ट की भी यहाँ पे पढ़ाई होती थी। तो हम अब आंसर्स पार्ट में आते हैं। और आज के टाइम में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो बिहार के भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थापित है। तो इसमें पहला आंसर पूछा गया आपको कि क्या ये प्रेजेंट डे में बांका डिस्ट्रिक्ट में है, तो नहीं, गलत हो गया आंसर ये। किंग गोपाला के द्वारा किया गया था, नहीं, मैंने आपको बताया कि गोपाला ने क्या किया था, उदंतापुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना। क्या वज्रयान सेक्ट, बुद्धिज़्म का जो वज्रयान सेक्ट थी उसकी पढ़ाई होती थी, जी हाँ। और चौथा आंसर है आपका एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ग्रामर, फिलॉसफी, इस तरह की सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी, तो करेक्ट आंसर है। अब इसमें से आपको चुनना है कि विच वन इज़ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट और थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस मैथिली लैंग्वेज के बारे में। तो लिखा है क्वेश्चन है आपका कि जो मैथिली लैंग्वेज है वो किसके टाइम में, किस रूलर के टाइम में जो है डेवलप की हुई थी, किसके दौरान में डेवलप हुई थी, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया है। तो ये चेरो डायनेस्टी के टाइम में डेवलप हुई थी। हालांकि जब हम इसमें आगे सीरीज़ करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल्स में चेरो डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, उस पर क्वेश्चन था कि इसमें कौन, वहाँ के जो लोग थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, वो कौन लोग थे जो वो उन लोगों में से माफ़ कीजिएगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें किस तरह के एनिमल्स के बारे में लोगों को पास जानकारी नहीं थी।
यानी देखो पहले तो सिविलाइजेशन है, यानी कि बहुत बड़ी सभ्यता थी। जब ये सभ्यता इंडिया में थी, यानी आज से 3300 से लेके करीबन 1300 तक पहले तक ये सभ्यता इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था। और आपको पता है जो अरब ट्रेडर्स थे वो सिंधु को इंदू बोलते थे, और इसी वजह से ये इंडस नदी के किनारे होने की वजह से इसका जो नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 3300 BC से लेके 1300 BC तक थी। और इसका जो प्रांत है, अगर आप भारत का मैं कुछ मैप बना हुआ ऐसा, तो आज के टाइम में जो पाकिस्तान है और जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, यानी कि पंजाब के तरफ का पार्ट ले लीजिए, ठीक है, वहाँ पे ये सभ्यता हुआ करती थी। और इसमें एक और बात जानने वाली है कि जब भारत में हड़प्पा कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता फ्लोरिश था, तो साथ ही साथ दुनिया में और भी बहुत सारे सभ्यता थे। चाइना में भी एक सभ्यता थी, उसके अलावा आप सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाइएगा तो मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, बहुत ही फ्लोरिश सभ्यता थी। ग्रीक की तरफ एक सभ्यता थी। तो इस तरह से इंडिया में नहीं, बाकी जगहों पे भी इस तरह की सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ के लोग जो कैटल, जो मवेशी पालते थे, एनिमल पालते थे, उसमें किस किस तरह के जानवरों को जानते थे। तो देखिए उसमें कैटल यानी कि जो गाय भैंस होते हैं, ठीक है, इनके बारे में उनको जानकारी थी। एलिफेंट के बारे में जानकारी थी, डॉग और कैट के बारे में जानकारी थी, बफेलो के बारे में जानकारी थी। यानी कि इसमें जो आंसर है आपका A, C, इसकी जानकारी थी। लोगों को जानकारी किस चीज़ की नहीं थी? हॉर्स की। यानी याद रखिएगा, सिर्फ एक जानवर था, घोड़ा, जिसकी जानकारी इंडस वैली के लोगों के पास नहीं थी। अब ये जो क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये BPSC साथ ही साथ UPSC में भी इसके बारे में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है। तो हम इस चैप्टर को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप वाइल्ड एनिमल में आएंगे तो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर जिनके बारे में लोग जानते थे, उसमें टाइगर, राइनोसोरस, डियर, एंटीलॉप, पीकॉक और बहुत सारे दूसरी तरह के बर्ड्स के बारे में लोगों के पास जानकारियाँ थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्टेटमेंट कंसिडर कीजिए इस स्टेटमेंट को। क्वेश्चन है आपका कि बाबर के अराइवल में, जब बाबर भारत में आया था तो क्या क्या उसने अपने साथ इंट्रोड्यूस किया था और किस किस तरह की चीज़ें हुई थी। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें पूछा गया कि क्या बाबर ने गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किया था सब कॉन्टिनेंट में, माने भारतीय सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर का इंट्रोड्यूस। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर और उससे लास्ट में मेरे ख्याल से UPSC जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है, तो BPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मुझे लगता है वहीं से कॉपी किया होगा उसने आंसर ये क्वेश्चन, क्योंकि गन पाउडर इंट्रोडक्शंस को लेकर ना बार बार UPSC भी क्वेश्चंस पूछता है। तो क्या बाबर ने गन पाउडर का इंट्रोडक्शन किया था? देखो, इंट्रोड्यूस करना और इस्तेमाल करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बाबर ने हालांकि इस्तेमाल किया था, इंट्रोड्यूस नहीं किया था, हम आगे देखेंगे इसमें। उसके बाद क्या उसने डोम और आर्क का इस्तेमाल किया था? देखो, डोम मतलब जो आज के टाइम में आप मंदिरों में गुंबद देखते हैं या मस्जिदों का जो एक आकार है, गुंबद का आकार, ठीक है, जिस तरह आपने ताजमहल पे देखा होगा इस तरह के गुंबद, तो क्या उसकी भी जो स्थापना, जो इंट्रोड्यूस है, जो संरचना को क्या बाबर ने इंडिया में लाया था। तीसरा जो आंसर है आपका कि तैमूर डायनेस्टी की स्थापना इसने की थी। और चौथा है कि क्या इसने वारफेयर में कैनन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात कि बाबर का भारत में आना, यानी कि मुगल एम्पायर की शुरुआत हो चुकी थी। बाबर करीबन 1483 ईस्वी में भारत में आता है और 1483 से 1530 तक उसने राज किया था। और उज़्बेकिस्तान का था, यानी जो ऊपर हमारा सेंट्रल पार्ट जो है एशिया का, वहाँ से था। बाबर इंडिया में आता है और आर्मी के साथ उसका जो पहला बैटल होता है, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो बाबर इस दौरान भारत में आता है और पहली लड़ाई करते हैं, और पहली लड़ाई जीतने के बाद मुगल एम्पायर यानी मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। और पतन होता है किस डायनेस्टी का? तो दिल्ली सल्तनत का। उससे पहले दिल्ली सल्तनत का राज रहता है भारत के एक अच्छे खासे सब कॉन्टिनेंट में। तो मुगल एम्पायर की स्थापना, यानी कि कह सकते हो कि हाँ बाबर ने की थी, और मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पहली लड़ाई से, जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ खानवा, दूसरी लड़ाई बाबर अपने शासन में करता है। इसमें क्या करता है? बैटल ऑफ खानवा में जो राणा संगा होते हैं मेवाड़ का, उनके और बाबर के बीच में लड़ाई होती है। अब ये बैटल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया है, ऊपर की तरफ इंडिया जाइए आप, तो नॉर्थ इंडिया में बाबर की पकड़ बनती है इसी बैटल के बाद। यानी बैटल ऑफ खानवा करने के बाद जब वो मेवाड़ राणा संगा को हराता है, तो अपने नॉर्थ इंडिया में अपने आप को स्टेबल करता है वो। तीसरी लड़ाई उसने की थी बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, और चौथा जो है बैटल ऑफ घाघरा, ये 1529 में हुई थी। इसमें बाबर ने अफगान और साथ ही साथ बंगाल के जो सुल्तान थे उनको इकट्ठे हराया था। और इसी के साथ साथ बाबर ने तैमूर डायनेस्टी की स्थापना की थी। और देखो, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया कि यूज ऑफ गन पाउडर एंड इंट्रोड्यूस्ड कैनन। तो उसने
कैनन का इस्तेमाल करते हुए कैनन को इंट्रोड्यूस करते हुए गन पाउडर का इस्तेमाल किया था। यानी कि गन पाउडर का जो इंट्रोड्यूस था सबसे पहले मंगोलियन, ठीक है, रूलर ने किया था, जो कि सेंट्रल एशिया का जो शासक था उसने सबसे पहले किया था, तो ये याद रखिएगा। तो इसलिए बाबर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उसने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था भारत में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबुल मक्का यानी गेट ऑफ मक्का मुगल पीरियड के टाइम में किस पोर्ट को कहा जाता था। देखिए बाबुल ऑफ मक्का, यहाँ पे बाबुल मक्का लिखा हुआ है। मक्का ये वही मक्का है MECCA वाला, यानी कि आज के टाइम में जो मक्का है सऊदी अरेबिया में जो होली सिटी है, जहाँ पे जो इस्लाम तीर्थ यात्री हर साल मक्का हज करने जाते हैं, अपने पिलग्रिमेज स्थान पे जाते हैं, अपने पिलग्रिमेज जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो मक्का जाते हैं सऊदी अरेबिया हर साल, वही मक्का है ये। तो मुगल के टाइम में भी मक्का हज यात्रा पे लोग जाते थे। तो यहाँ जाने के लिए जो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था वो सूरत पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो हमारे वेस्टर्न एशिया है, ठीक है, जो अरेबियन ट्रेडर्स हैं वो तो भारत में कई सौ साल पहले से भी, बाबर के आने से कई साल और मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश होने से कई सौ साल पहले से भी वो क्या करते थे, यहाँ पे व्यापार करते थे। तो उनके व्यापार करने का जो रास्ता है वो देखो तो पूरा पूरा वेस्टर्न है हमारा, यानी भारत के जो आप यहाँ देखोगे गुजरात हो गया, नीचे की तरफ पूरा आप आ जाइए, अरेबियन सी का जो रास्ता है उसी के थ्रू यहाँ पे व्यापार होता था। तो वहाँ जाने के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। तो सूरत पोर्ट को क्या कहते थे, बाबुल मक्का यानी गेटवे ऑफ मक्का कहते थे, मक्का की तरफ जाने का रास्ता। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अष्टप्रधान के ऊपर, कि अष्टप्रधान यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था। तो किस रूलर के यानी कि शासक के दौरान में ये अष्टप्रधान हुआ करता था। तो देखिए जिस तरह आज भारत आज़ाद देश है और हमारी जो कंट्री है, हमारा एक अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ इलेक्टेड होकर आता है और हम पे वो रूल करता है, और जो रूल करने का तरीका है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस देता है। तो हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशंस के संविधान के तहत चलने वाला देश है। तो संविधान के तहत जब हमारा देश गवर्न हो रहा है तो क्या होता है कि हमारा भी एक काउंसिल ऑफ, क्या होता है हम सब अपने अपने इलाके में एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो उसी पूरे भारत के प्रांत से करीबन 540-45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। उसी में से कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर्स होता है ना। तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो देश के अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। कोई फाइनेंस मिनिस्टर संभालता है, कोई एक्सटर्नल मिनिस्टर संभाल रहा है, कोई इकॉनमी को संभाल रहा है ना, कोई देश की रक्षा व्यवस्था को संभाल रहा है। तो इस तरह से पहले क्या हुआ करता था, पहले तो ऐसा कोई भारत की एक डिफाइंड टेरिटरी तो थी नहीं, जिस किंगडम जिस राजा का शासन जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक उसकी डिफाइंड टेरिटरी होगी। तो उसे भी अपने शासन को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता था। तो ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या करते थे, वो लोग भी शासन जो थे, जो शासक थे, वो अपने शासन में लोगों को नियुक्त करते थे। किसी को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को उन्होंने जज बना दिया, है ना, किसी को कमांडर इन चीफ बना दिया, तो किसी को आर्मी कंट्रोल करने के लिए बना दिया। तो उस तरह से ही अष्टप्रधान जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। और ये याद रखिएगा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो शिवाजी थे जिन्होंने मराठा, ठीक है, डायनेस्टी की शुरुआत की थी, उनके टाइम में, ठीक है, ये अष्टप्रधान जो है नियुक्त किए जाते थे। तो महाराज शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। 19 फरवरी को इनका जन्म हुआ था 1630 में, और कहाँ हुआ था, शिवनेरी फोर्ट जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इनके अंदर में मिनिस्टर्स हुआ करते थे अष्टप्रधान, और शिवाजी महाराज जो है इनको एडमिनिस्टर करते थे। तो इनका जो अष्टप्रधान है उनका एक एक करके मैंने यहाँ पे आपको नाम लिख दिया है, एक बार इनको देख लीजिएगा। जिस तरह मैं बता देता हूँ, पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते थे, यानी कि जितने भी जनरल अफेयर होते थे स्टेट के या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होते थे उसको कंट्रोल करते थे, उनमें पेशवा थे। उसी पेशवा को हम जब आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से मराठा किंगडम खत्म होता है और बहुत सारे छोटे छोटे डिवीज़न में बढ़ जाते हैं, फिर शिवाजी के बाद किस तरह से पेशवा जो है संभालने लगते हैं, और पेशवा बाजीराव वगैरह का नाम आपने सुना होगा, मूवी भी देखी होगी आपने, है ना। तो इस तरह से पेशवा कंट्रोल करते थे। तो पेशवा थे, अमात्य दूसरा मिनिस्टर्स, है ना, जिस अमात्य ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जो पैसे कलेक्ट करना और साथ ही साथ रेवेन्यू व्यवस्था को संभालना, उसके अलावा राज्य की जितनी भी रेवेन्यू व्यवस्था होती थी उनको संभालते थे। तीसरा सचिव, सेक्रेटरी, सचिव जी, नाम जी भी पता होगा आपको, ये बड़ा ही पॉपुलर सीरीज़ भी है एक जो आजकल चल रहा है, और सचिव जी वहीं से बड़ा फेमस नाम है। तो सचिव मतलब सेक्रेटरी हुआ करते थे। इनका काम था कि जितने भी रॉयल एडिक्ट होते थे अपने शासन एम्पायर में, रॉयल एडिक्ट वगैरह होते थे, उनकी देखभाल करना, ये सारी चीज़ें। चौथा था वाक्या नेविस क्या थे, ये इंटीरियर मिनिस्टर थे। इनका काम होता था अंदर के मिनिस्टर अफेयर्स को संभालने, इंटरनल अफेयर्स होता था एम्पायर के अंदर में, उसके संभालते थे, इंटेलिजेंस को संभालते थे। उसके अलावा सरे नौबत मतलब कमांडर इन चीफ, ये क्या करते थे, जो भी उस एम्पायर के अंदर में मिलिट्री फोर्सेस होते थे, ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, रक्षा व्यवस्था का, उसे संभालते थे। सुमंत फॉरेन मिनिस्टर्स, ये जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते थे, डिप्लोमेट रिलेशंस होते थे, उसे संभालते थे। न्यायाधीश, चीफ जस्टिस,
है ना। जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो पूरे देश का एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो लीडर होते हैं, हेड होते हैं, उस तरह से उनके टाइम में भी चीफ जस्टिस होता था, जो मुख्य न्यायाधीश होते थे। उसके अलावा पंडित राव एक मेन पुजारी हुआ करते थे, हाई प्रीस्ट, जिनका रैंक बहुत ही ऊपर होता था। उनका जितने भी रिलीजियस अब एम्पायर होता था पहले हिंदू धर्म में, तो रिलीजियस अफेयर्स को संभालना, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह को संभालना, तो उसके लिए पंडित राव के नियुक्त किया जाता था। तो ये शिवाजी के अष्ट प्रधान थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे ये देखते हैं, बोधिसत्वा पदम पानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने भी पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, और थोड़ी सी टेक्निकल भी है ये, कि देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो है कि पूछ रहा है कि बोधिसत्वा पदम पानी कहाँ लोकेटेड है। तो वैसे इसका आंसर अजंता होगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता था, यहाँ पे आप देखिए, ये बोधिसत्वा, देखो कोई भी धर्म जब आया ना, उस धर्म का एक ही चीज़ जो मेन थीम होता था ना, वो होता था मानव कल्याण। उनका काम होता था स्पिरिचुअलिटी को फैलाना, ठीक है, लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्याओं को दूर करना, उनको अच्छे मार्ग दिखाना, ये सारी चीज़ें करना। जिस तरह से हिंदुज़म में ब्राह्मणवाद ने एक रिलीजियस क्या बोलते हैं, पूजा और इस तरह के वर्शिप्स को लेकर सामने आ गए, उस तरह से धीरे धीरे इसी चीज़ से हटने के लिए जैनिज़्म बना, बुद्धिज़्म बना, लेकिन अंततः उसका भी वही हाल हुआ, ठीक है, क्योंकि धर्म के नाम पे लोगों ने क्या किया, अच्छे, जैसे देखो महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने तो ज्ञान की प्राप्ति की, प्रचार प्रसार किया, एनलाइटेड हुए, लोगों को एनलाइटेड करते थे, ठीक है, लोगों ने उनकी चीज़ों को अपनाया। लेकिन अपनाने के साथ साथ जो एक होता है सबसे क्रिटिकल चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अच्छाई चीज़ों को अपने अंदर आचरण उतारने की जगह हम उसे गॉड का फॉर्म देके, उसे मूर्ति का फॉर्म देके हम बिठा देते हैं और उसे पूजा करने लगते हैं। हालांकि हमें उसकी आचरण, उसकी अच्छाई सीखनी चाहिए। तो उसी क्रम में बोधिसत्वा बन गया। यहाँ भी क्या होता था, देखो पहले बुद्धा तो ये तो खुद मूर्ति और इस तरह की चीज़ों को पूजते नहीं थे, लेकिन जब बुद्धा का मृत्यु हुआ उसके पश्चात जो भी उसके डिसाइपल बने, बोधिसत्वा की शुरुआत होता है, बुद्धिज़्म का सेक्ट बट गया, और कुछ सेक्ट जो है रिलीजियस, कुछ सेक्ट ने उसको रिलीजियस बना दिया बुद्धिज़्म को, कुछ सेक्ट ने बुद्धिज़्म का मूर्ति पूजना शुरू कर दिया। इसी क्रम में हीनयान और महायान का डिवीज़न होता है, ठीक है। तो देखो ये बोधिसत्वा की एक मूर्ति, इसमें देखो एक हाथ में उन्होंने क्या रखा है, कमल का फूल रखा है, ठीक है, जिसको अगर आप सांस्कृतिक वर्ड में देखो तो पदम पानी है ना, और फ्लावर के नीचे कमल का सिंहासन है, उस पर बैठे हुए हैं। पोस्चर्स इनका देखो, एक हाथ सर की तरफ है, एक हाथ अपने, ठीक है, थाई पे है। तो देखो पदम पानी क्या था, अगर आप पदम पानी को देखेंगे ना, तो ये एक तरह का बोधिसत्वा था। अब देखो बहुत सारे जब बुद्धिज़्म में सेक्ट बटे ना, जिस तरह से हीनयान, महायान, अलावा वज्रयान, इस तरह से सेक्ट डिवीजन में, तो ये जो बोधिसत्वा पदम पानी था, ये भी एक सेक्ट था। तो ये किस सेक्ट का बोधिसत्वा था, ये था वज्रयान सेक्ट का, ठीक है। तो क्या पता नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर ले बीपीएससी आपसे कि बोधिसत्वा पदम पानी किस सेक्ट का है। तो ये वज्रयान सेक्ट का, याद रखिएगा। और ये क्या है, इसका जो सेक्ट बोधिसत्वा का नाम है वो है आलिक, ठीक है, यहाँ अवलोकितेश्वर, ठीक है, यानी कि बुद्धिस्ट का जो बोधिसत्वा था, ठीक है, जो इस सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है वो है अवलोकितेश्वर, ठीक है। और ये पदम पानी एक बोधिसत्वा का फॉर्म है। बोधिसत्वा क्या होता है, बुद्धाहुड को धारण करना, यानी बुद्धा के जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर परिवार सबको त्याग के, मोह माया त्याग के वो निकल जाते हैं, बुद्धिज़्म के मार्ग पर निकल जाते हैं, लोगों को प्रीच करते हैं, स्पिरिचुअलिटी फैलाते हैं, बुद्धिज़्म को कैरी करते हैं, बुद्धाहुड फैलाते हैं और लोगों को, ठीक है। और वो मोंक होते हैं, इसलिए वो बोधिसत्वा धारण कर लेते हैं। तो और इस तरह के बोधिसत्वा जो है, ये जो क्वेश्चन है पदम पानी वाले, ये अवलोकितेश्वरा का पार्ट है, वज्रयान सेक्ट का बुद्धिज़्म है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो अजंता का केव है वहाँ पे आपको ये पेंटिंग मिलेगी, ठीक है। और ये एक मुरल पेंटिंग है, कब 5th सेंचुरी के करीब में इसको जो है वहाँ पे इस केव में बनाया गया था, अजंता केव में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फायान। ये भी यूपीएससी भी मल्टीपल टाइम पूछता है और बीपीएससी तो पूछता है कि फायान कब था, क्यों आया, उसके ड्यूरेशंस के बारे में, उससे लिंक किस राजा के रूलर के शासनकाल में आया था, या ह्वानजांग के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि क्या फायान ने जब इंडिया में विजिट किया था तो क्या हर्षा का ड्यूरेशन था, और ह्वानसांग जब आए थे तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य का ड्यूरेशन था। तो बिल्कुल गलत आंसर है, ये दोनों अपोजिट है। फायान आए थे चंद्रगुप्त एरा के टाइम में और ह्वानसांग आए थे, ठीक है, हर्षा के टाइम में, ठीक है। फायान जब आया था उसके 200 साल बाद ह्वानसांग आए थे, एक 500 के करीब में आए थे, एक 700 के करीब में आया था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फायान 5th सेंचुरी बीसी में आए थे, ह्वानसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, और ये 7th सेंचुरी में आए थे। तो दोनों का आंसर जो अपोजिट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको राइटर्स हैं, ऑथर है और उसके बुक्स के नेम है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए क्या की है, नीचे दे दिया है मैंने आपको एक प्रॉपर बुक्स के नेम और उसके ऑथर और साथ ही साथ बुक्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने कवर कर दिया। अगर आपको इतना याद कर लेते हो तो आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही बीपीएससी में छूटेगा, क्योंकि यूपीएससी भी हर बार विशाखा दत्ता पे आपको मल्टीपल टाइम यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रखा है, कालिदास के बारे में, अमोघ वर्षा के बारे में, साथ ही साथ भाषा, ये भी एक छोटा सा आपको नाम दिखेगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने इसके बारे में भी एक बार पूछा था, ठीक है। तो आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है यूपीएससी या बीपीएससी में, अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं ट्रेंड को, कि ये अब एंशिएंट का जब क्वेश्चंस उठाते हैं मिडिवल का, तो खास करके स्टेटमेंट कम पूछ रहे हैं, और ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो धर्म होते थे, तो धर्म के टाइम में बहुत सारी किताबें लिखी जाती थी, साथ ही साथ जो धर्म के अनुयायी थे, डिसाइपल्स थे, ठीक है, तो बुद्धिज़्म के जो डिसाइपल्स होते थे, सेक्ट होते थे, साथ ही साथ जैनिज़्म के सेक्ट और डिसाइपल्स होते थे, उनके बारे में ये पूछ देते, उनका नाम पूछ देते और लिख देते कि किस धर्म से जुड़ा हुआ था। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे बुक्स के नाम लिख दिए आपको, हालांकि इसका क्वेश्चन जब आप करोगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैंने प्रॉपर यहाँ पे आंसर दे दिया कि देखो विशाखा दत्ता मुद्रक्षका, कल्हार ने राजतरंगी लिखी थी। उसी तरह से इंपॉर्टेंट में अगर आप देखो अमोघ वर्षा, इसने परशुनत मल्लिका ने लिखा था, भाषा ने स्वप्नवश दत्तम लिखा था, अश्वघोषा ने बुद्ध चरिता, है ना, कालिदासा की 3 किताबें यहाँ पे लिखी गई है, अभिज्ञान शकुंतलम है, क्या है विक्रमोर्वशी और रघुवंशन है, और आर्यभट्ट का देखो सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा पंचतंत्र खाली, और देखो एक काम डाका, ये अगेन आप देखोगे इसी साल 69 में क्वेश्चन आया है कि काम डाका की कौन सी बुक्स थी। तो देखो ऊपर भी आपको ये पूछा है क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको 69 में रिपीट हो गए। इस तरह से आप देखोगे 68, 67 में कई दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार कवर कर लेना, तो आपको सारे के सारे, ठीक है। हर्षा ने कौन सी किताबें लिखी थी, हाला, ये भी यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन से, याद रखना, हाला हो गया और यहाँ पे भाषा हो गया। ये छोटा नाम है बट यूपीएससी ने इसको टारगेट किया था इस बार। तो सप्तशती हाला ने लिखा था, बाणभट्ट ने कितनी किताबें लिखी, हर्षक्षेत्र, कदम्बाड़ी, नागनंदा, रत्नावली, है ना, शुद्रखा ने मिर्च कटिका लिखा है, ये भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी और इवन बीपीएससी में, है ना। पतंजलि का कौन सा है, महाभाष्य है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। तो मैंने आपको एक कंप्लीट बुक्स का नेम और उसके ऑथर्स के नेम दे दिए हैं, तो जब आप इसको करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके आंसर्स मिल जाएंगे। फिर ये देखो एक पर्शियन फेस्टिवल्स होते हैं, नवरोज़, ये आज भी इंडिया में मनाया जाता है, तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इसका आंसर है बलबन। बलबन ने अपने टाइम में नवरोज़ को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नाथपंथी, सिद्धा और योगी, है ना, ये एक डिवोशनल रिलीजियस कल्चर शुरुआत होती है। अब देखो क्या हुआ था बच्चे, कि जो भारत में रिलीजियस मूवमेंट की एक शुरुआत होती है मैसिव लेवल पे, 7वीं सेंचुरी के बाद में क्या होता है, भारत में रिलीजियस मूवमेंट आता है और बहुत ही फ्लोरिश तरीके से आता है, जो कि साउथ से शुरू होते हुए पूरे नॉर्थ को कवर करता है। इसी रिलीजियस मूवमेंट के दौरान, ठीक है, और करीबन अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में 13वीं to 7वीं सेंचुरी के करीब में बहुत ही ज़्यादा कल्चर पॉपुलर पीक पे था रिलीजियस मूवमेंट। इसी दौरान जब ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म से ऊपर बहुत सारे ऐसे सेक्ट बनने लगे थे और हिंदुज़म से बहुत सारे सेक्ट टूटने लगे थे, है ना, बहुत सारे ऐसे सेक्ट थे जो ब्राह्मणवाद से परेशान हो गए थे, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र, इस तरह से क्लास डिवीजन हो गया था इंडिया में। अगर देखा जाए तो 4 डिवीजन हो गए थे, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, सुपीरियर थे, है ना, और सबसे नीचे पे शूद्र थे। तो बहुत सारे ऐसे जो राइट्स थे जो शूद्र को नहीं दिए गए थे, क्योंकि ब्राह्मण सारे मैक्सिमम जो राइट्स है लैंड ग्रांट्स का, साथ ही साथ पूजा पाठ करवाने का, उसके अलावा रिचुअल्स करवाने का, ब्रह्मदेव, ये सारी जो थी वो ब्राह्मण के पास थी। जितने भी नीचे काम थे शूद्र करते थे। तो बहुत सारे ऐसे जो लोअर कास्ट स्टेटा के लोग थे, उनमें फिर ये चीज़ें मतलब अलगाववाद जैसी भावनाएं थी कि उनको पूछा नहीं जा रहा था, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे थे। तब बहुत सारे ऐसे जो लोग थे हिंदुज़म धर्म से टूटकर अपनी अपनी एक रिलीजियस मूवमेंट को चलाने लगे, जिसमें कबीरपंथी और इस तरह के बहुत सारे लोगों का आप नाम देखेंगे। तो इस तरह से नाथपंथी, सिद्धा और योगी थे, ये भी नॉर्थ का, यहाँ आंसर इसका होगा नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर कल्चर हुआ था ये, ठीक है, 15वीं सेंचुरी के करीब में। इसके बारे में देखिए आप कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 7 से 17वीं सेंचुरी करीब में, ठीक है, आपको रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत होती है। और रिलीजियस मूवमेंट जब होती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप मूर्ति पूजा करो, ये सारी चीज़ें। रिलीजियस मूवमेंट कल्चरल्स को कवर करता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को कवर करता है, सोशल टेंडेंसी को कवर करता है और अपने अपने एक लैंडस्केप डिवीजन करता है। बहुत सारे ऐसे डिवीजन है, जैसे साउथ इंडिया में आप देखोगे, ठीक है, तो साउथ इंडिया में एक कल्चर सीमित हो गया, नॉर्थ इंडिया में आओगे तो दूसरे कल्चर सीमित हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो अलग कल्चर सीमित हो गया, आप वेस्टर्न पार्ट में जाओगे, सदर्न पार्ट में जाओगे, तो हर जगह पे अपनी एक कल्चर लैंडस्केप के हिसाब से कवर कर लिया उन्होंने।
भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है 7 से 10 सेंचुरी के अराउंड में शुरू हुआ, बहुत ही ज़्यादा, और नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में 15 से 17वीं सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा फैल गया। इसी क्रम में सूफी मूवमेंट की शुरुआत होती है, क्योंकि सूफीज़म एक इस्लाम का ही ब्रांच है, ठीक है, और ये पर्सिया और सेंट्रल एशिया से निकल के आए थे, है ना। सेंट्रल और पर्सिया के मिस्टिसिज्म थे। 12वीं सेंचुरी में इंडिया में इनकी जो फैलाव ज़्यादा होने लगती है, और इनका जो फोकस होता है उनका, आप देखो जैसे सूफीज़म, आजकल सूफी सॉन्ग हो गया, सूफी ट्रेंड बहुत ही पॉपुलर है, सूफी सॉन्ग लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं, सूफी कल्चर, म्यूज़िक में इनका बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये डिवोशनल थे गॉड के, तो ये प्रीच करते थे, गॉड डिवोशनल सॉन्ग्स क्रिएट करते थे, तो ये गॉड को डिवोशंस, लव, कंपैशंस, इस तरह की चीज़ें फैलाते थे। इसमें बहुत पॉपुलर नाम आप देखोगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, इनकी दरगाह भी है, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे सूफी मूवमेंट के ट्रेंड में। सिखिज़म 1469 से 1539 के करीब में सिखिज़म का फैलाव होता है, पंजाब प्रांत से शुरू होता है, 15वीं सेंचुरी में पूरे पंजाब इससे कवर हो जाता है। इनका भी देखो कितना अपना एक महत्व था, इनका इनका था कि कम्युनिटीज़ का वेलफेयर करो, है ना, वन सिंगल मोनोथिज्म पे बिलीव करते थे, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, कम्युनिटी, है ना, इस तरह के सर्विसेज को बढ़ावा देते थे। आज जो सिख धर्म कम्युनिटी किचन चलाते हैं, जिसको हम लंगर कहते हैं, उनका शुरुआत इन्होंने किया था, ठीक है। इनका था कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखे पेट ना सोए, और इन्होंने कम्युनिटी किचन्स के थ्रू ही रिलीजियस को फैलाया था कि लोगों का भलाई ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। आज ये लंगर एक रिलीजियस और उसका पार्ट बन चुका है, ठीक है। गुरु नानक देव, ठीक है, जो सबसे पहले प्रथम गुरु माने जाते हैं सिखिज़म के, इनके बाद इनके जो सक्सेसर है उन्होंने गुरु ग्रंथ, फिर मैंने जो आपको पहले बात बताई थी कि हर धर्म की शुरुआत एक मानवता को लेकर होती है, बाद में हम उसकी अच्छाई को पकड़ने के बजाय उसे एक धर्म बना के बिठा देते हैं और उसके धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं, ठीक है। हालांकि धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि इनको ह्यूमैनिज्म थी, इंसानों से प्यार था, ठीक है। ये अनक्रिएटेड गॉड की बातें करते थे, प्यार की बातें करते थे, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की चीज़ें चलाते थे। तो इनके सक्सेसर ने आया गुरु ग्रंथ साहिब, भी बाद में लिखा गया। और जो मैंने आपको बात बताई नाथपंथी सिद्धा योगी, ठीक है, ये भी एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का दौर आया था नॉर्थ इंडिया के टाइम में, और उन्होंने क्या प्रमोट किया था, देखो ये लोअर सोशल कास्ट से, यानी कि नीचे के कास्ट से आते थे, क्योंकि ब्राह्मण का तो बहुत ज़्यादा एक अपना रोल था, पकड़ थी पूरे के पूरे, हर शासक, हर एम्पायर में करीबन ब्राह्मण का ही मेन रोल था, समाज में, सोसाइटी में उनकी एक अपर लेवल थी। तो जो नीचे के समाज थे, जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उन्होंने अपनी एक अलग स्टेटा चला ली सोसाइटी में और अपना एक अलग रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत की। नीति शाह, देखो आगे ये क्वेश्चंस नीति शाह, यानी कि 69 में 2 क्वेश्चंस पूछ लिया आपको बुक से रिलेटेड, मैंने दिखाया आपको, कामडाका ने ये बुक्स लिखी है। अगला क्वेश्चन है फतूहत आलम गिरीवास, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। देखो औरंगजेब के बायोग्राफी और उसके काम के बारे में लिखा गया है, ठीक है। इसको ईश्वर दास नागर ने लिखा था, औरंगजेब के दौरान लिखा गया था ये, जब औरंगजेब का शासन काल था, इनको जितना भी चीज़ें देखा इनके बारे में इन्होंने इसके बारे में लिखा, और इनकी बुक्स थी फतूहत आलमगीरी। साथ ही साथ जो 2 नाम नीचे मैंने इसके बुक्स के बारे में लिख दिया है कि हो सके अगला जो क्वेश्चन आए वो ये ना हो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो भीमसेना ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था नुस्खाए दिलखुश, तो भीमसेन ने ये बुक्स लिखी थी, ये भी मुगल पीरियड के दौरान ही लिखी गई थी, और इसमें भी औरंगजेब के शासन के बारे में बात की गई है। तीसरा जो हरिदास है, इनकी एक पोएट्री बुक्स थी जिसका नाम था केलीमल, केलीमल नाम था, याद रखिएगा। ये एक म्यूजिशियंस थे, इन्होंने जो डिवोशनल सॉन्ग, पोएट्री, इस तरह की चीज़ें जब इन्होंने लिखी तो उनके कलेक्शंस बनाए गए जिनका नाम केलीमल था बुक्स का। अब देखो जो क्वेश्चंस है, मेघवर्मन श्रीलंका का रूलर हुआ करता था, तो इसने इंडिया में बुद्धिज़्म, क्योंकि ये बुद्धा को फॉलो करने लगे थे, तो इनके टाइम में बुद्धिज़्म की स्तूपा बनी थी, तो इनको परमिशंस लेना था इंडिया में, और उस समय जो इंडिया में था वो गुप्ता रूलर का था, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपका कि गुप्ता रूलर के, यानी गुप्ता क्यों, कौन से गुप्ता किंग थे जिससे इन्होंने परमिशन लिया था कि मुझे जो बिहार का बोध गया है, बोध गया जहाँ से प्रॉपर बुद्धिज़्म की शुरुआत होती है, महाबोधि टेम्पल वहीं पे है, ठीक है, बुद्धा का सबसे बड़ा स्टेचू कहिए, और साथ ही साथ बोध गया, ठीक है, गया के बगल का ही नगर है वो, ठीक है, जो शहरी पूरी बुद्धिज़्म के नाम पे फैला है। तो वहाँ पे इनको क्या कंस्ट्रक्ट करवाना था, बुद्धिस्ट का टेम्पल बनवाना था, जिन्होंने समुद्रगुप्त से, ठीक है, इसकी परमिशंस ली थी। मेघवर्मन श्रीलंका का रूलर था 4th सेंचुरी सी के टाइम में, और इन्होंने समुद्रगुप्ता से, यानी गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनसे इन्होंने परमिशंस लिया था कि मुझे यहाँ पे आप गया में टेम्पल बनवाने दीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी चीज़ें पसंद आ रहा है, अब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और साथ ही साथ शेयर कर दें। अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो हम 68 बीपीएससी को कवर करेंगे, और साथ ही साथ कंप्लीट कवर करेंगे, यानी एंसेंट और मेडावल को मैं कोशिश करूँगा कि 1 से और 2 लेक्चर में प्रॉपर कवर कर दूँ,
और साथ ही साथ जो कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे आपने 69 का बीपीएससी का देखा, इसमें आपको क्या लगा कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक तो रिलीजियस मूवमेंट हो गया, दूसरा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो एक कल्चरल मूवमेंट था, रिलीजियस है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। साथ ही साथ मौर्य एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा फॉर्म होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो हम जब कंप्लीट कवर करेंगे तो हम उसमें से चैप्टर पिक करेंगे और उस चैप्टर को फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना है।